पेज पर। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी दैट अकर विद इन द सेल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है ना। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि इसके बीच में ये जो पोरस है, साइटोप्लाज्म, ये क्या करता है। अब हम लोगों ने इसके बीच में क्या देखा था, एक इस तरीके का गोल स्ट्रक्चर देखा था ना, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे थे। इसका काम क्या होता है बेटा, जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर होती है उन सबको रेगुलेट करता है आपका न्यूक्लियस। इसे जनरली हेड ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है, हेड ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स ग्रोथ, और ये क्या करता है, ये वृद्धि को भी नियंत्रण करता है, ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। कौन बेटा, आपका न्यूक्लियस। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब देखो बेटा, जो सेल वॉल होती है ना, ये जनरली किसके अंदर होती है, जनरली प्लांट्स के अंदर होती है। क्यों होती है प्लांट्स के अंदर, ध्यान से देखेंगे आप। जनरली जब किसी प्लांट को, किसी पत्ती को नीचे की ओर खींचते हो और छोड़ देते हो, तो वो वापस से प्लांट अपनी पोजीशन ले लेता है ना। तो जो सेल वॉल होती है ना प्लांट के अंदर, वो क्या करती है, वो सेल्स को क्या प्रोवाइड कराती है बेटा, वो मजबूती देती है, वो दृढ़ता देती है, एक स्ट्रेंथ देती है प्लांट को, ठीक है। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। इसीलिए वो कैसी होती हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रॉपरली अच्छे से अरेंज होती हैं और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तभी वो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग क्या देता है, स्ट्रेंथ देती है और रिजिडिटी देती है, ठीक है, कठोरता और दृढ़ता प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट्स को। अब एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं बेटा, देखते हैं जरा आगे क्या है। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लास्टिड। बेटा जो सेल होती है ना, इनके अंदर एक टाइनी छोटा रोड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा, जिसे आप बोलते हैं प्लास्टिड। Some plastids like chloroplast contain chlorophyll which make them green and helps in photosynthesis। क्या होता है बेटा, कुछ प्लास्टिड के अंदर ना क्लोरोप्लास्ट होता है। देखो बेटा, आपको ना बहुत इजीली याद करने में आसानी होगी। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट एक तरीके की प्लास्टिड है, ठीक है। क्लोरो जो है ना बेटा आपका, यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना है, इसी से बना हुआ है आपका क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल सभी ने समझा है ना। क्लोरोफिल क्या होता है, जनरली ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, जो हेल्प करता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस में, है ना, जिससे जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना पाते हैं, है ना, अपने आप को न्यूट्रिशन दे पाते हैं। तो जनरली बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जो ये क्लोरोफिल है ना, ये जनरली कहाँ से आया आपका, ये आया आपका क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिड होती हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो अपने अंदर कंटेन करके रखती है क्लोरोफिल, जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को ग्रीन बनाने में हेल्प करता है। और क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा बेटा, वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भी हेल्प करता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्ट्स ग्रीन ही होते हैं प्लांट के अंदर, कुछ पार्ट बिना हरे भी नहीं होते। दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। वो जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो क्या करता है बेटा, वो सब्सटेंस को स्टोर करने में हेल्प करता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड अ वैक्यूल। आप लोग जरा नीचे की तरफ आएंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये है आपका एक एनिमल सेल, ठीक है, और ये है आपका बेटा एक प्लांट सेल। अब जरा ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये देखो यहाँ पे एक आपको वैक्यूल जैसा नजर आ रहा है ना, क्या है, मैंने बताया अभी आपको, प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ खाली जैसी जगह छुटी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। अब क्या ये एनिमल सेल में दिखाई दे रहा है, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो देखते हैं क्या है ये चीज, आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रीड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये वैक्यूल क्या हेल्प करता है बेटा, ये प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम करता है, जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और सेल की शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। वैक्यूल्स जनरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट होते भी हैं तो दे आर यूजुअली स्मॉल। कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सॉरी, दिस स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, जो भी अपने अंदर जो सब्सटेंस लेकर रखते हैं ना, वो क्या होता है, वो पानी के अंदर जनरली क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है।
So a cell is not just a simple bag of liquid. It's a complex structure made up of many different parts. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों से ये बोला जाए कि सेल क्या होते हैं तो आप बोलोगे कि जनरली कुछ नहीं होता है, एक जैसे बैग होता है पानी का, कुछ इस टाइप का होता है। नहीं, ये कैसा है बेटा, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत जटिल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, है ना। और ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क। और यही क्या करते हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना सेल के अंदर, उनमें हेल्प करते हैं। और पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी जिसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो उन ऑर्गेनिज्म को काम करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे एक व्यवस्थित रूप से कोई बॉडी कैसे काम करती है, उनको सबसे ज़्यादा जो उनकी बॉडी में इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कौन रखते हैं बेटा, सेल। ठीक है, तो देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा फिगर। मैंने बताया था आप लोगों को बेटा दो चीज़ ध्यान रखना है आपका, कि प्लांट सेल के अंदर आप लोगों की क्या होती है बेटा, प्लास्टिड्स होती हैं और सेल वॉल होती है। ठीक है, जिसको मैंने बताया था इसको कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपकी बेटा दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल और प्लांट सेल में। न्यूक्लियस भी आपका दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने बताया था प्लास्टिड का एक टाइप है, तो ये आपका सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म आपका जनरली एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रोवाइड होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका बेटा दोनों में होगा। ठीक है, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने भी यहाँ नहीं पढ़ी है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें भी समझते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We have now understood the basic structure of cell. अब हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है ना। And we now also understand that plant and animal cells differ in shape and structure. और हम लोग ये भी समझ गए हैं कि जो प्लांट और एनिमल सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, शेप में भी और स्ट्रक्चर में भी। Do different animal cells also vary in their shape and structure? क्या जो जंतुओं की कोशिकाएं हैं, अलग अलग जंतु की जो कोशिकाएं हैं, क्या उनकी शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं? 2.1.1 वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं किसके बारे में, सेल्स की अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर के बारे में। अब जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे बेटा आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी बॉडी से रिलेट करती हैं, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा एक बार यहाँ साइड में देख लेते हैं बेटा। आपकी बॉडी के अंदर जो मसल सेल्स हैं, देखो उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और आपकी बॉडी में ही नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और उनका स्ट्रक्चर देखो बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर शोन इन फिगर्स 2.6a एंड b। देख लिया आप लोगों ने फिगर को, एक मसल सेल्स है और एक आपकी नर्व सेल्स है। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बता दूंगी, मसल सेल जनरली बेटा पेशीय कोशिका होती है। ठीक है, पेशी कोशिका जिसको आप बोल सकते हो, पेशी कोशिका, और आपकी नर्व सेल्स होती है बेटा तंत्रिका कोशिका, ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो आगे देखते हैं। What the similarities and different do you see in them? क्या आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही है इन दोनों के अंदर, और क्या आपको इनके अंदर डिफरेंस समझ आ रहा है? A muscle cell is shaped like a spindle while a nerve cell is very long and has branches. कैसी लग रही है बेटा आपको ये वाली जो शेप होती है ना, ये ऐसे कुछ इस तरीके की जो शेप होती है ना बेटा, ये वाली जो शेप होती है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, है ना। जनरली इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं कि कुछ तर्करूपी शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, तर्करूपी शेप इनको बोलते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ। ये जो स्पिंडल शेप है ना, ये जनरली क्या है, ये आपकी तर्करूपी शेप होती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा क्या नजर आ रहा है आपको कि ये तो कुछ स्पिंडल शेप की है, लेकिन ये कैसी शेप है, ये तो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि बहुत लंबी सी कोई शैल है और उसकी कुछ ब्रांचेस निकली हुई हैं, जैसे पेड़ की ब्रांच निकली होती है ना। यही देखने समझ आ रहा है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप वाइल अदर आर लॉन्ग एंड थिन। इसी तरीके से बेटा कुछ जो कोशिकाएं हैं वो राउंड शेप की भी हो सकती हैं, और कुछ पतली लंबी अलग अलग जो इनकी शेप्स है बेटा वो वैरी करती है। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म।
और ऐसा भी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो इनकी संख्याएं हैं वो भी वेरी करती हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये जो कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से इतनी अलग क्यों दिखती हैं? डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन? क्या इनका जो शेप है, क्या इनका जो स्ट्रक्चर है, ये इनके काम से रिलेट करता है? तो देखते हैं आगे। The unique shape, size and structure of cells help them carry out their specific function. Yes, बेटा जो इनकी अलग अलग शेप है ना, जो इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो इनको अलग अलग काम करने में हेल्प करता है। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी? लेकिन कैसे कैसे ये अलग अलग फंक्शन कराने में ये जो सेल्स हैं ये इनकी कैसे मदद करती हैं? लेट्स अस फाइंड आउट। चलिए इसका पता करते हैं। You observed in activity 2.3, आपने 2.3 एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया था क्या? That inner chick cells are thin and flat. आपने देखा था ना बेटा, जो चिक सेल्स हम लोगों ने देखी थी वो कैसी थी? वो कुछ पॉलीगन शेप की थी, है ना, और इस तरीके से चपटी थी और पतली थी। They perform a protective lining on the inner surface of the cheek. ये क्या करती है? ये आपके अंदर वाली जो गाल के अंदर वाली सतह है ना, इसको प्रोटेक्ट रखने का काम करती है, इसको सुरक्षा देने का काम करती है। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका को क्या बोला जाता है बेटा? इनको न्यूरॉन बोला जाता है। और ये क्या करती हैं? कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में क्या करती है बेटा? ये मैसेज को इधर उधर ले जाने का काम करती है। ठीक है। The elongated shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly. ये जो इनकी लंबी सी शेप है ना, और ये जो इनकी ब्रांच जैसा आपको दिखाई दिया था ना, ये क्या करती है? ये डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाने का और जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचाने का काम करती है। सिमिलरली प्लांट सेल्स ऑल्सो शो वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर ही इस तरीके के अलग अलग टाइप के आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल के अंदर भी आपको मिलते हैं। ठीक है। इन प्लांट्स टू सेल में बी रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। तो बेटा ऐसा है कि जो आपकी प्लांट सेल है ना, जो आपकी पादप कोशिका है ना, उनके अंदर भी आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स मिलती हैं। कुछ रेक्टेंगल शेप की होती हैं, कुछ लंबी खिंची होती हैं, कुछ गोलाकार अंडाकार होती है, या फिर कुछ ट्यूब जैसी भी, नली जैसी भी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। Some plant cells form long tubes that help carry water throughout the plant. कुछ पादप कोशिका कैसी होती है? लंबी लंबी ट्यूब जैसी होती है, जो क्या करती है? जो पानी ले जाने का काम करती हैं पूरे प्लांट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। You have already studied the digestive system in grade 7. ग्रेड 7 में आप लोग पढ़कर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके बेटा मेरी क्लासेस में देख सकता है और चेक कर सकता है। Different parts of the digestive system are made up of different types of cell. हमने देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो अलग अलग तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना है। A group of muscle cells are present in the food pipe. कई तरीके की मसल सेल का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? हमारे आहार नलिका में, है ना, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं ना, जो हमारा फूड पाइप होता है ना, यहाँ पे। These cells contract and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. क्या होता है बेटा? जनरली देखो, जैसे ये जो आप लोगों का माउथ है ना, तो यहाँ से आपका इस तरीके से फूड पाइप जो आपका जाता है ना बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे इस तरीके से खाना डाला और वो ऐसे फिसल के नीचे चला गया। नहीं, क्या होता है कि ये कुछ मूवमेंट बनाता है। कैसे? जहाँ पर आपका खाना होगा वहाँ से थोड़ा स्वेलो होगा और उसके बाद स्ट्रेट होता है। ठीक है। फिर जब ये खाना नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ से ये थोड़ा सा स्वेलो हो जाता है और फिर बाकी का स्ट्रेट रहता है। फिर इसी तरीके से नीचे जब ये खाना जाता है तो वो स्वेलो हो जाता है और ऐसे करके आपका जे लाइक पेट के अंदर ये खाना जाता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, यानी कि जब आपके जो ये फूड पाइप है ना, जब ये क्या करता है, ये खिंचता है और वापस से रिलैक्स होता है। ये इस तरीके की जो ये मूवमेंट हो रही है ना बेटा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर एक बार रिलैक्स हो रहा है, तो ये जो दोनों कंडीशन है ये मिलकर एक वेव जैसा पैटर्न बनाती है, एक वेव जैसा मैनर बनाती है ना। इस तरीके से वेव जैसा मैनर बना रही है ना, खाने को नीचे अपने पेट में ढकेलने के लिए। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? जनरली इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं।
दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये मूवमेंट क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहां पर जो मसल सेल्स है ना बेटा आपकी, वो पतली हैं, फ्लेक्सिबल है, आसानी से ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना, और स्पिंडल शेप की होती है। और अभी स्पिंडल शेप हम लोग ऊपर देख कर आए हैं कैसी शेप होती है। द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। इसी तरीके से आपके पेट के अंदर भी बेटा अलग अलग तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कार्य करती हैं। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। जो आपके पेट के अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, वो क्या करती हैं? वो आपके खाने को क्या करने में हेल्प करती हैं? चर्न करने में। चर्न मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि चर्निंग प्रोसेस होता है ना, आप लोग दही मथते हो ना, जनरली जब मम्मी लस्सी वगैरह चलाती है ना तो क्या करती हैं? उसको मथती हैं, है ना, तो दैट इज चर्निंग प्रोसेस। तो आपके खाने को बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम पेस्ट जैसा बनाने में हेल्प करता है। अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। और बेटा और जो कोशिकाएं आपकी जो लाइनिंग प्रेजेंट होती है ना स्टमक की, है ना, ये देखो इधर फिगर के अंदर, ये जो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट होती है बेटा? यहाँ पे आपके कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने वाले, कुछ यहाँ से आपकी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं जो आपके खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। All these cells work together to make digestion possible। और ये सारी कोशिकाएं आपस में मिलके आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, जहां से आपका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। बेटा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। What are the levels of organization in the body of a living organism? अब जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन रही है, इसके अलग अलग लेवल्स क्या है, कैसे जनरली ये बॉडी जो है फॉर्म हो रही है, आइए देखते हैं। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। बेटा जो ये बॉडी है ना, ये बहुत कैसी है? बहुत जटिल तरीके से अरेंज है, बहुत जटिल तरीके से ये ऑर्गेनाइज है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम लोग देख कर आए ना कि जो सेल है, जो कोशिकाएं है, वो किसी भी जीवन की एक मूलभूत इकाई बोला जाता है। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो ईंटें है ना, जैसे एक दीवार को खड़ी करने के लिए उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या चाहिए आपको? ब्रिक, ईंट चाहिए। इसी तरीके से लाइफ को खड़ा करने के लिए, जो जीवन को पूरा, जो बॉडी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपको सबसे बेसिक यूनिट क्या चाहिए बेटा? सेल, कोशिका। अब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। अब बेटा जब ये पूरा ग्रुप बनाते हैं, एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर जब ग्रुप बनाना शुरू करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाते हैं आपके टिश्यूज, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊतक। ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब ऐसे ही अलग अलग टिश्यूज इकट्ठा होते हैं और वो मिलकर क्या बना देते हैं? वो एक अंग बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और सारे ऑर्गन्स जब एक दूसरे के साथ सिस्टमली अरेंज हो जाते हैं तो बनाते हैं बेटा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई प्लांट या फिर एनिमल। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या क्या हुए, कैसे आपका एक संगठन हुआ। पहले आपकी क्या बनी? सेल, सेल से आपकी फॉर्म हुए टिश्यू, टिश्यू से बने आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने बेटा बनाई एक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे जरा पिक्चर में देखो जरा कितना सुंदर सा दिखाया हुआ है। आपकी एक सेल है, एक जैसी जो सेल होती हैं वो मिल जाती हैं और मिलकर क्या फॉर्म करती हैं बेटा? वो फॉर्म करती हैं टिश्यू, और फिर कई सारे टिश्यूज से मिलकर क्या बन जाता है? एक ऑर्गन। ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन का एक सिस्टम, और ये सिस्टम पूरा कंप्लीट होकर क्या बना देता है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है। व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आगे बढ़ते हैं। This level of organization help us understand how simple building blocks like cells come together to form a complex living being।
ये जो लेवल है ना बेटा ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे ये जो छोटे छोटे सिंपल सिंपल से सेल के ब्लॉक थे ये एक साथ मिले और इन्होंने एक जटिल जीव की संरचना तैयार कर दी। ठीक है, द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन्स विद अ सिंगल सेल एग। तो ये जो जनरली जो जीवन है ना ये कैसे स्टार्ट हुआ है, ये एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है बेटा, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं एग। The egg of any organism has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made of many cells. इस एग में क्या होती है बेटा, इस एग में ऐसी एबिलिटीज होती है जो ये अपने आप को कंटिन्यू डिवाइड होता चला जाता है और डिवाइड होने के बाद कई सारी सेल्स बना देता है और फिर वो सेल्स मिलकर क्या बनाती है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? यानी कि देखो जब जनरली आपकी कोई एक सिंगल सेल होती है ना बेटा, तो ये सिंगल सेल क्या कहलाती है, ये कहलाती है यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोशिकीय। ये बनाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब एक सेल की बात हम लोग कर रहे हैं। अब ये जो एक सेल है ये फर्दर डिवाइड होती चली जाती है और ये कई सारे क्या बना देती है, कई सारी कोशिकाएं बना देती हैं। तो जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारी कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, इन्हें हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। समझ आया बेटा? तो जैसे कि अब मल्टी सेलुलर में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोगों के गालों में अलग तरीके के सेल पाए जाएंगे, है ना, हम लोगों के आपके जो स्टमक है उसमें कुछ और पाया जाएगा। ठीक है, लीवर में कुछ और, हार्ट में किसी और तरीके की, मसल्स में आपकी मसल सेल्स पाई जाएंगी। तो अलग अलग सारी सेल्स मिलकर जो है आपकी बॉडी का निर्माण कर रही है ना, तो हम लोग कौन से ऑर्गेनिज्म में आएंगे बेटा, हम और प्लांट्स किस में आते हैं बेटा, हम आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है किसके बारे में, देखते हैं। द यॉक। यॉक क्या होता है बेटा, यॉक जनरली देखो आप लोगों ने अंडे देखे होंगे, अंडे आप लोग खाते होंगे, तो ये जो बीच वाला जो येलो पार्ट होता है ना इसको बोला जाता है यॉक। ठीक है, of an ostrich egg is a single cell, the largest known cell in the living world. बेटा जो ऑस्ट्रिच होता है ना, जो आपका शतुरमुर्ग होता है ना, इसका अंडा सबसे बड़ी लिविंग, सबसे लार्जेस्ट सेल अगर आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, जो कितना होता है, जिसका डायमीटर आपका होता है बेटा 130 mm से 170 mm तक। ठीक है, द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल, इसमें और भी नॉन सेलुलर मटेरियल भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो जिनके अंदर कोशिका नहीं होती है। अ शेल फॉर प्रोटेक्शन, क्या होती है, आपने देखा होगा ना अंडे के ऊपर ऐसे वाइट वाइट पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा शेल, जो क्या होती है, जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। ठीक है, शेल बोल सकते हो या खोल बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिश द सेल ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यू डेवलपमेंट। और बीच में क्या होता है बेटा, बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका वाइट लिक्विड। वाइट लिक्विड या हिंदी में बोलेंगे सफ़ेद तरल होता है, जो क्या करता है, जो नरिश करता है। ठीक है, जब इस सेल के अंदर जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट होते हैं ना, जब ये एग अंदर से डेवलप होता है, ठीक है, तो उसको नरिश कौन प्रोवाइड करेगा, उसको पोषण कौन देगा, उसको पोषण देता है ये वाइट लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग सेल कौन होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, ये होती है आपका ऑस्ट्रिच एग। आगे बढ़ते हैं। 2.3 व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है। ठीक है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं या फिर कुछ ही कोशिकाओं से बने होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। ये इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नॉर्मली आंखों से देख ही नहीं सकते हो। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
इन्हीं को बेटा बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिन भी जीवों को आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो वो सब क्या कहलाते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। Some microorganisms like bacteria and amoeba are made of just one cell, unicellular। अभी पढ़कर आए थे ना कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया और अमीबा। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय। आपको बेटा इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से याद रखना अपने माइंड में, ठीक है। आपको इसको पूरा अच्छे से रट के रखना है कि अगर आपसे दिमाग में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिसेलुलर के अंदर कौन कौन से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आप फटाफट से बताएंगे कि बैक्टीरिया एंड अमीबा। अदर्स लाइक सम फंगी एंड एल्गी हैव मेनी सेल्स, मल्टीसेलुलर। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर बेटा कई तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि आपका फंगी और एल्गी। क्या होते हैं ये होती हैं आपकी कवक, ठीक है, कवक और शैवाल। फंगी क्या होती है बेटा आपकी, फंगी होती है आपकी कवक और एल्गी होती है आपकी शैवाल। आगे देखते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे आसपास सब जगह पाए जाते हैं। इन वाटर, पानी में, सॉइल, मिट्टी में, एयर, हवा में, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। बट व्हाट डू देयर सेल्स लुक अलाइक। लेकिन इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी दिखती हैं। आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल सेल वी जस्ट लर्न अबाउट, और दे आर डिफरेंट। क्या ये वैसी दिखती है जैसे अभी हम लोग प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़कर आए हैं, या फिर ये इनसे अलग होती हैं। To observe the cells of microorganism, again we need to use a microscope। तो हम लोगों को फिर से इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, हमें पड़ेगी माइक्रोस्कोप की मदद, which magnifies their size and make them visible to us। जो इनके आकार को बड़ा कर देगा और हम लोगों को देखने में सहायता देगा। Scientists have created a low cost and foldable paper microscope। Such foldable paper microscope may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope। क्या कह रहे बेटा, कह रहे कि वैज्ञानिकों ने एक बहुत चीप, जिसको आप बोल सकते हो ना, मतलब जब ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है, एक ऐसा कागज़ का और लेंस का माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना ज़्यादा जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है ना बेटा, वो उतना ज़्यादा अच्छे से डिटेल आपको उतना ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखा सकता था। However, these make microscopic world accessible to many people। इसीलिए इनकी सहायता से लोगों को, अब जो नॉर्मल लोग हैं ना, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन सारी चीज़ों को देखने में समर्थ हैं। Let us now take a closer look at the fascinating world of microbes। तो चलिए अब हम इन छोटे छोटे जीवों को अपने क्या करते हैं, अपने नज़दीक से देखते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.4 पर। क्या कह रहा है, लेट अस ऑब्जर्व पोन्ड वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। पोन्ड वाटर तो पता ही होगा सभी बच्चों को, तालाब का पानी, ठीक है, जो तालाबों में होता है। स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है बेटा, जो पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, रुका हुआ पानी। जैसे कहीं पर तालाब जैसा इकट्ठा हो जाता है ना, मतलब कहीं पर जब बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहाँ पर पानी रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो वाला पानी, ठीक है। इसको रुद्ध जल भी बोला जाता है जनरली, रुका हुआ पानी, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है रुद्ध जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक अ कंटेनर एंड कलेक्ट पोन्ड और स्टैग्नेंट वाटर इन इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स। बेटा टीचर्स या बड़ों की मदद से आप लोगों को क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, एक बर्तन लेना है, और उसके अंदर तालाब के पानी को, या जहाँ पर कहीं पानी रुका हुआ है, उसको कलेक्ट करना। यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पोन्ड और स्टैग्नेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। फिर से आपको वही ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप लेनी है उस पानी की, और आपको स्लाइड के ऊपर रख देनी है। पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। आप क्या करना है, कवर स्लिप रखकर आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ध्यान से देखना है। ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पोन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर। और फिर आपको ऑब्जर्व करने हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो आपको पोन्ड और स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। अब अगली एक्टिविटी 2.5 आप लोगों के लिए, लेट अस ऑब्जर्व सॉइल सस्पेंशन। अब आपको सॉइल के सस्पेंशन को ऑब्जर्व करना है। कैसे बनाना है ये, टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट फ्रॉम द नियर बाय फील्ड और गार्डन। आपको अपने आसपास के गार्डन या खेत से कुछ मिट्टी लेकर आनी है, ठीक है, नमी वाली मिट्टी लेकर आनी है, और उसको बीकर में कलेक्ट कर देनी है। डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड्स, यूज अ स्पून और ग्लव्स। बेटा आपको ऐसे जनरली अपने हाथों का यूज नहीं करना है, ठीक है, या तो अगर आप
हाथ से ले रहे हो तो आपको कोई ग्लव्स वगैरह डालना है, नहीं तो आप किसी स्पून चम्मच वगैरह की हेल्प से ये काम करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। pour some water into the beaker and stir it with a glass rod। अब इसके अंदर आपको क्या कर लेना है, इसके अंदर आपको बेटा मिट्टी, जो आप लोगों ने बीकर के अंदर मिट्टी ली थी, ठीक है, इस मिट्टी के अंदर आपको पानी ऐड करना है और एक ग्लास रोड की मदद से इसको स्टिर करना है, इसको हिलाना है। ठीक है, द लिक्विड विच में लुक डर्टी हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। क्या होता है ये सॉइल सस्पेंशन? जब ये लिक्विड कैसा दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा गंदा दिखने लगेगा ना, और जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो उसमें दिखने लगेंगे, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? उसी को बोला जाता है सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे, जिससे कि जो उसमें मिट्टी मिली हुई है वो नीचे बैठ जाए। यूज अ ड्रॉपर एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, प्लेस द ड्रॉप ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब फिर से आपको ड्रॉपर की हेल्प से ऊपर से पानी की एक ड्रॉप लेनी है और उसको अपनी माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखनी है। उस स्लाइड को कवर स्लिप से कवर करना है और फिर उसको आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सॉ इन एक्टिविटी 2.4। हो सकता है कि आपको वैसे ही कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नजर आए जैसे आपने एक्टिविटी 2.4 में देखे थे। These indicate that even soil suspension contain a very tiny creature that cannot be seen with an unaided eye। ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ये आपको बता रहा है क्या कि जो सॉइल सस्पेंशन है ना, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। द टाइनी क्रिएचर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही जो छोटे छोटे क्रिएचर हैं, इन्हीं को ही तो, जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हीं को ही क्या बोला जाता है बेटा? इन्हीं को बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो जिसका मतलब होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके लिविंग बींग्स, या फिर इन्हें शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोब्स। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.6 लेट अस स्टडी। तो चलिए अब थोड़ा सा, अभी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कर ली हैं, अब चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा पढ़ते हैं। A group of students studying in grade 8 performed activities 2.4 and 2.5। अब क्या हुआ बेटा? कुछ बच्चों के ग्रुप ने क्या किया? 8 क्लास के बच्चों ने कुछ ग्रुप बनाए और ये एक्टिविटीज परफॉर्म की। दे आर ऑल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। और उन्होंने साथ साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ से, क्योंकि देखो आप लोग कोई भी जनरली फर्स्ट टाइम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको उसकी सारी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो? आप लैब या इंटरनेट की मदद से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। ऐसा उन लोगों ने भी किया। They recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1। जब उन्होंने तालाब के पानी को ऑब्जर्व किया तो उसका डाटा उन्होंने 2.1 में रिकॉर्ड किया, और ऐसे ही सॉइल सस्पेंशन का डाटा उन्होंने टेबल 2.2 में आइडेंटिफाई किया। दे आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, जिनको कौन कौन से थे? प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। यू ऑल्सो कंडक्ट सेम एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी अदर दिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप भी बेटा ये एक्टिविटी कर सकते हो और आप भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं उन लोगों ने क्या पोन्ड वाटर के अंदर क्या देखा। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पोन्ड वाटर कैसे थे बेटा? जनरली सबसे पहला ऑर्गेनिज्म उन्होंने देखा अमीबा, जो किस में आता है बेटा? जो आपके प्रोटोजोआस के अंदर आता है। ठीक है, एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। देखो स्ट्रक्चर किस तरीके का है इसका, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब इसका डाटा क्या रिकॉर्ड किया उन्होंने? इसके बारे में क्या पता लगाया? उन्होंने पता लगाया कि ये सिंगल सेल होता है, एक ही सेल है, मूविंग है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और इसकी शेप कैसी है बेटा? इर्रेगुलर। नेक्स्ट देखा है इन्होंने पैरामीशियम। इसके बारे में इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि ये भी सिंगल सेल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और इसकी जो मूवमेंट है ना बेटा, वो उसके कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है ना। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर आपको कुछ ये वाले ऐसे कुछ स्ट्रक्चर भी नजर आ रहे होंगे, है ना। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया। आगे देखते हैं एल्गी। एल्गी में इन्होंने क्या बोला कि सिंगल सेल है ये भी, और ये हरा दिखता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये हरा दिख रहा है। एंड मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये भी मूव कर पा रहा है। तो बेटा आपको ये टेबल अच्छे से पढ़नी और समझनी और अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसको याद भी रखना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब किस पर आ जाते हैं बेटा? अब हम लोगों ने जो सॉइल सस्पेंशन की बात की थी ना, जरा उसमें देखते हैं कि हम लोगों को उसमें क्या क्या मिला। ब्रेड मोल्ड,
क्या मिला हमें? ब्रेड का जो फफूंद होता है ना, जैसे जिसे फंगी भी बोलते हैं बेटा, है ना। जनरली आप लोग जब ब्रेड को काफ़ी टाइम तक रख देते हो ना, मतलब आप 1-2 दिन के लिए अगर ब्रेड को ऐसे बाहर छोड़ देंगे गर्मी में, तो उसके ऊपर कुछ वाइट जैसा अपीयरेंस आने लगेगा, जैसे रुई जैसा कुछ अपीयरेंस आपको दिखेगा, दैट इज फंगी। तो उसमें अपना स्ट्रक्चर जो हमने देखा, देखो स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये देखो ब्रांच जैसा, है ना, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर था जिसमें क्लोरोफिल नहीं था बेटा। और कैसा स्ट्रक्चर था? सैक लाइक, यानी कुछ थैले जैसे सी स्ट्रक्चर थे उनके, ठीक है, किसके? ब्रेड मोल्ड के। एक और उन्होंने फंगी इसके अंदर देखी जिसका स्ट्रक्चर कैसा था? ये भी ब्रांच था, ठीक है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं था, लेकिन इसके अंदर कुछ ब्रश जैसे नजर आ रहे थे, जैसे आपके ब्रश होते हैं ना कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ब्रश जैसा इसके अंदर नजर आ रहा था। एक चीज हम लोगों को फाइंड आउट की इन्होंने सॉइल सस्पेंशन में, दैट इज एल्गी। कैसा था? देखो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ, ठीक है। इसमें प्रेजेंस हुआ क्लोरोफिल का, यानी कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया गया, जिसमें बताया गया कि इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। किसमें बेटा? आपकी एल्गी में। नेक्स्ट आया आपका बैक्टीरिया, जो जनरली अलग अलग तरीके के थे, जैसे कुछ स्फेरिकल थे, ठीक है, कुछ कॉमा जैसे स्ट्रक्चर थे। देखो आप लोग कॉमा जनरली ऐसे बनाते हो ना, एक मिनट, ऐसे कॉमा बनाते हो ना, तो कुछ कॉमे जैसे शेप के थे, कुछ स्पाइरल शेप के थे, कुछ रोड शेप के थे, ठीक है, और कुछ हेयर स्ट्रक्चर जैसे भी थे, ठीक है। और कुछ एक ऐसे भी सेल्स थी जिनके आसपास हेयर जैसी प्रोजेक्शंस थी। तो समझ आया बच्चों? हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि पॉन्ड वाटर के अंदर किस तरीके के आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिले, और आपको सॉइल सस्पेंशन के अंदर किस तरीके से देखने के मिले। यानी कि इससे ये समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि जो सामने आपको किसी भी चीज़ को, हमेशा बोलते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे हैं तो आपको खाना खाने से पहले या कुछ काम करने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देते, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? क्या आप लोगों ने कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को कभी नोटिस किया है, या फिर इनसे कुछ अलग जो आपने कभी नोटिस किया हो? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। अपनी नोटबुक में आपको बेटा वो रिकॉर्ड करना है और अपनी क्लास में उस चीज़ को डिस्कस करना है। टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप लोग फिगर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके के अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर एवरीवेयर, ये हर जगह है, एंड वी कैन सी ओनली दैम विद अ माइक्रोस्कोप, और हम लोग सिर्फ इनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। क्या है माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो किसी भी चीज़ को 100 to 400 टाइम तक क्या कर देता है बेटा? बड़ा करके आपको दिखाता है, ठीक है। दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल इन साइज, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हालांकि इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं। एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है किसके बारे में? वायरसेस। वायरस के बारे में सुना है बच्चों आप लोगों ने? क्या होता है वायरसेस? देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्यूलर। ये कैसे होते हैं बेटा? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी आप इनको भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और ए सेल्यूलर होते हैं बेटा। ए सेल्यूलर होता है बेटा अकोशिकीय, यानी कि इनके अंदर कोशिका प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग सेल। ये कब बढ़ते हैं? जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। दे मे इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिसीज। ये वायरस क्या होते हैं बेटा? ये इंसानों को, प्लांट्स को, इन सबको इन्फेक्ट करते हैं, और ये बीमारी कोज करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये बेटा डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। बच्चों, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स? अब इन माइक्रोब्स के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट रह सकते हैं, कैसे हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, या कैसे ये हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं? कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेस टू? क्या हम लोगों को ये और किसी जगह पर भी मिलते हैं? लेट अस हैव अ डिस्कशन। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? क्या आप लोगों ने कभी देखा है जब आप कभी नींबू, टमाटर, संतरा या किसी भी खाने की चीज़ को कुछ समय के लिए बाहर रख देते हो तो उसको रॉट होते हुए देखा बेटा? रॉट होता है जनरली सड़ना। तो आप लोगों ने कभी उनको सड़ते हुए देखा है? If yes, you may have noticed a powdery or cotton-like growth on them.
अगर हाँ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा या कुछ रुई जैसा उसके ऊपर कुछ ग्रो हो जाता है ना। देखो जरा फिगर 2.9 में एक कोई संतरा है जिसको बाहर रख दिया है, ठीक, और वो थोड़ा सा सड़ गया है। देखो ये उसके ऊपर पाउडरी या कॉटन जैसा कुछ आ गया ना लेयर। क्यों होता है ये? दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक बेटा इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि इनको माइक्रोब्स ने इन्फेक्टेड कर दिया, इनको संक्रमित कर दिया। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन ये माइक्रोब्स आए कहाँ से? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड? और ये खाने के पास कैसे आ गए, ये खाने के कॉन्टैक्ट में कैसे आए? This happens because microorganism can be found everywhere. ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है ना ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे मिट्टी हो, और यहाँ तक कि खाने में भी प्रेजेंट होते हैं। अब दो बच्चे हैं, देखो जरा ये आपस में बात करें, क्या बात करें? बट वाई डू और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बा? अच्छा ये बात सोचने वाली है कि हम लोगों के घर में जब कोई एक सामान बहुत दिन तक पड़ा रहे तो वो खाने की चीज़ खराब हो जाती है ना। लेकिन जो अचार या जो मुरब्बा मम्मी वगैरह घर में डालती है या आप लोग बाहर से ला के रखते हैं वो खराब नहीं होते, क्यों? दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। क्या होता है बेटा? बेटा आप लोग जो है देखोगे अगर ध्यान से तो उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर बेटा कुछ मसाले और चीनी या नमक जैसी चीज़ें ऐड करते हैं जो प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, जो उनको परिरक्षक की तरह काम करते हैं। परिरक्षक कौन होते हैं बेटा? जो जनरली उनको माइक्रोब्स की एक्टिविटी से बचाते हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम। चीनी और नमक की ज़्यादा मात्रा उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस खाने में ग्रो ही नहीं होने देती है, उसमें उनको पनपने ही नहीं देती है। You can use a microscope to explore surface of leaves, stems, roots or any other part to see them. बेटा आप लोग और ज़्यादा इन सूक्ष्मदर्शियों को आप माइक्रोस्कोप की मदद से और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हो। किन किन चीज़ों को? आप पत्ती की सरफेस को देख सकते हो, तने को, जड़ों को, और भी कई सारे पार्ट्स को देख सकते हो। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे आपने देखा ना प्लांट और एनिमल्स की एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी, बहुत विभिन्नताएं थी। आप जिस जगह पर जाओगे अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी एक बहुत विविधताएं हैं, बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग एंड स्नो कोल्ड जोन एज वेल एज एट मॉडरेट टेम्परेचर। बेटा कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर पाए जाते हैं, कुछ जो है सर्दी वाली जगह पर पाए जाते हैं, और कुछ एक जो जहाँ पर नमी प्रेजेंट होती है ना बेटा उन टेम्परेचर्स में भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडीज। आपको पता होगा कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारी शरीर के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन आवर गट। कहाँ पर? हमारे गट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गट क्या होता है बेटा? आते आप इनको बोल सकते हो, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है ना वहां पर। You have studied in chapter Life Processes in Animals in Curiosity Grade 7 that are Einstein You have studied in the chapter Life Processes in Animals in Curiosity Grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion. आपने बेटा क्लास 7th में देखा है ना, जो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर्स। पेड़ पौधों की तरह, जंतुओं की तरह हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, इनकी भी अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे तुम लोगों ने टेबल 2.1 और 2.2 में देखा था ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी थी, स्फेरिकल थी, कुछ रॉड शेप के थे, कुछ कॉमा शेप के थे और कुछ लोग इरेगुलर या स्पाइरल शेप के थे, ठीक है। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ रोल इन आवर डेली लाइफ। कैसे जो ये सूक्ष्म जीव की जो विविधता है ये हमारी डेली लाइफ में क्या
भूमिका निभाती है? हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और ये हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे हेल्प करती है। आइए आगे देखते हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी आती है 2.4.1 की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। की प्लेयर्स किसको बोला गया बेटा? पर्यावरण को साफ रखने में जो महत्वपूर्ण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी, और इस चीज़ को समझते हैं किसके ज़रिए? एक एक्टिविटी के ज़रिए। देखते हैं क्या है एक्टिविटी। लेट अस डू टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विद गार्डन सॉइल। फिर से आपको एक एम्प्टी कंटेनर, खाली बर्तन लेना है और उसको आधा किससे भर देना बेटा? उसको आपको गार्डन की सॉइल से भर देना है। ऐड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर। अब उसमें आपको क्या करना है? कुछ छिलके ऐड करने हैं, फ्रूट्स, फलों और सब्जियों के छिलके जो भी हैं आपको उसके अंदर डाल देने हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड। उसके ऊपर एक लेयर बिछा देनी है सॉइल की और उसको एक साइड रख देना है। आफ्टर 2 to 3 weeks ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस। अब आपको 2 से 3 हफ्ते बाद चेक करना है क्या क्या चेंजेस आए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। क्या आपको जो आपने उस कंटेनर के अंदर जो सामान डाला था, क्या आपको उसके अंदर कोई चेंजेस देखने को मिले हैं? ये देखो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। क्या किया इन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर पहले थोड़ी सी मिट्टी बिछाई, उसके ऊपर आपके वेस्ट डाले और उसके ऊपर वापस से एक लेयर किसकी डाल दी बेटा? सॉइल की डाल दी, ठीक है। You may find that peels of fruits and vegetable have turned into a dark colored material. This is manure. आप देखोगे कि जो छिलके थे बेटा फ्रूट्स और वेजिटेबल के, वो डार्क कलर के एक मटेरियल में चेंज हो गए, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं बेटा मैन्योर, यानी कि आपकी खाद। सुना होगा ना, पेड़ पौधों में हम लोग खाद डालते हैं, क्यों? उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो आपकी अच्छी उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो क्या करते हैं बेटा? जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं और उसकी गुणवत्ता को भी क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। बट हाउ डिड द पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर। लेकिन आपने कभी सोचा कि कैसे जो वो आपके जो छिलके थे सब्जियों के और फलों के, वो खाद में कैसे परिवर्तित हो गए? इन एक्टिविटी 2.6 यू सॉ दैट सॉइल कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने अभी ऊपर देखा था ना सॉइल सस्पेंशन वाली एक्टिविटी में कि जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसके अंदर भी कई तरीके के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया। कुछ कैसे थे उसमें बेटा? कुछ फंगी और बैक्टीरियाज भी थे। एक्ट ऑन द प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। वही फंगी और बैक्टीरिया जैसे जो बेटा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या करते हैं? वो प्लांट के जो वेस्ट होता है ना, उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं और उसको न्यूट्रिएंट रिच खाद में परिवर्तित कर देते हैं। You may have seen gardeners in your school or in a field near your house collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. आपने देखा होगा आपके घरों के या स्कूलों के बाहर ना, जो आपके ये होते हैं ना गार्डनर्स होते हैं, जो माली वगैरह होते हैं ना, ये क्या कर रहे होते हैं? ये जो पत्तियाँ होती हैं, सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं, इनको इकट्ठा करके पिट्स में डाल रहे होते हैं। पिट्स क्या होते हैं बेटा? जनरली ज़मीन पर हम लोग क्या बना देते हैं? इस तरीके से गड्ढे जैसे बना देते हैं। जो मिट्टी होती है ना जिस जगह, वहाँ पर हम लोग ऐसे गड्ढे जैसे बना देते हैं, इनको पिट्स बोलते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस। तो क्या अब आपको समझ आ रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे? इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर। ये क्यों करते थे बेटा? ये करते थे नेचुरल प्राकृतिक खाद बनाने के लिए। तो जनरली क्या होता है? जनरली होता ये है कि जो मिट्टी वाला जो एक आपका एरिया होता है ना, वहाँ पर बड़े बड़े थोड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं और उसमें आपके जो ये